तो आज केमिस्ट्री की दुनिया में उतरते हैं। हाँ। देखिए, हमारे पास जो नोट्स हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बने हैं, लेकिन हम उसमें से रट्टा मारने वाले तथ्य नहीं निकालने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस कहानी को बाहर निकालेंगे जो इन तथ्यों के पीछे छिपी है। आज हमारा मिशन केमिस्ट्री को एक विषय की तरह नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने की एक अदृश्य भाषा के रूप में देखना है। अदृश्य भाषा, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का, है ना? क्योंकि ये भाषा हर जगह बोली जा रही है। किचन में खाना पकने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक ज्यादातर लोग केमिस्ट्री को लैब में टेस्ट ट्यूब और बीकर से जोड़ते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ी केमिस्ट्री लैब तो हमारा अपना किचन है। या हमारा अपना शरीर। हाँ, या हमारा अपना शरीर। आज हम इसी भाषा के कुछ अक्षर, कुछ शब्द और उसके व्याकरण को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस भाषा की वर्णमाला से शुरू करते हैं। विज्ञान का मतलब ही है विशेष ज्ञान, यानी प्रकृति को करीने से समझना। जी। तो इस हिसाब से रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री क्या है? हमारे स्रोत के मुताबिक ये किसी भी पदार्थ यानी मैटर की 3 बुनियादी चीजों की स्टडी है। उसकी बनावट क्या है यानी कॉम्पोजिशन, उसके गुण क्या है यानी प्रॉपर्टीज, और जब वो दूसरे पदार्थों से मिलता है तो क्या करता है यानी इंटरेक्शन। और इन तीनों को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना फिजिक्स यानी भौतिकी से करना। अच्छा। मान लीजिए आपके हाथ में 1 ग्लास पानी है। फिजिक्स हमें बताएगा कि पानी का तापमान क्या है, उसका घनत्व क्या है, या उस पर कितना दबाव लग रहा है। ये सब मतलब बाहरी चीजें हैं। ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री एक ज्यादा गहरा सवाल पूछती है, ये पानी आखिर है क्या, ये किस चीज से बना है? और यही हमें जवाब मिलता है, H2O, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। बिल्कुल, केमिस्ट्री सिर्फ ये नहीं देखती कि कोई चीज कैसी दिखती है, बल्कि ये देखती है कि वो अंदर से क्या है, उसके अणु किस तरह जुड़े हुए हैं। यानी फिजिक्स शरीर को बाहर से देख रहा है और केमिस्ट्री उसके डीएनए में झांक रही है। हाँ, कह सकते हैं। और जब हम इस आणविक स्तर पर मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को देखते हैं तो हमारी दुनिया की समझ ही बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल। क्या आकर्षक है यहाँ कि एक बार आप इस भाषा को समझना शुरू कर दें तो आपको ये हर जगह दिखने लगती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसके अनगिनत उदाहरण हैं। जैसे सुबह उठकर टूथपेस्ट करना, वो एक केमिकल रिएक्शन है जो दांतों पर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। खाना पकाना, खाना पचाना, कपड़े धोना, सब कुछ केमिस्ट्री है। सब कुछ। लेकिन एक उदाहरण है जो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन शायद इसके असली महत्व को कभी उस तरह से नहीं समझा। बिल्कुल, ये सिर्फ पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये इस ग्रह पर जीवन का इंजन है। इंजन? हाँ, इंजन। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेते हैं और सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्हें ग्लूकोज यानी अपने भोजन में बदल देते हैं। और इस प्रक्रिया का एक सह उत्पाद, एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, ऑक्सीजन। वही। अरबों साल पहले जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो इसी ने धीरे धीरे हमारे वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया, जिससे हम जैसे जीवों का विकास संभव हो पाया। ये तो कमाल की बात है। यानी हम आज जो हर सांस ले रहे हैं वो असल में अरबों सालों से चल रही इसी एक केमिकल रिएक्शन का तोहफा है। बिल्कुल। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है। और सिर्फ सांस लेना ही नहीं, हमारे भोजन का पूरा चक्र इसी पर निर्भर है। जी। कोई शाकाहारी है तो वो सीधे पौधे खा रहा है, कोई मांसाहारी है तो वो उस जानवर को खा रहा है जो पौधों पर जिंदा था। पूरी फूड चेन की बुनियाद यही एक केमिकल रिएक्शन है। और एक दूसरा उदाहरण जो बहुत आम है वो है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, पर हम इसे हर रोज देखते हैं। जब आप एक सेब को काटकर छोड़ देते हैं और वो भूरा हो जाता है, वो ऑक्सीकरण है। हाँ, जब लोहे पर जंग लग जाती है और वो कमजोर होकर झड़ने लगता है, वो भी ऑक्सीकरण है। इसमें होता ये है कि पदार्थ हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक नया यौगिक, एक नया कंपाउंड बना लेता है। तो सेब के मामले में एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सही। और लोहे के मामले में आयरन ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर भी चल रही है। हाँ, जब हमारा शरीर भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। मतलब एक ही रासायनिक सिद्धांत अलग अलग रूपों में हमारे आसपास और हमारे अंदर भी काम कर रहा है। बिल्कुल। ये तो हुई केमिस्ट्री की भाषा के कुछ शब्दों की बात। अब जरा इसके व्याकरण पर आते हैं। हमारे स्रोतों में भौतिक और रासायनिक बदलावों के बीच के फर्क पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही केमिस्ट्री का सार है।
हर बदलाव एक जैसा नहीं होता। ठीक है, पहला है भौतिक बदलाव। यानी फिजिकल चेंज। इसे आप एक अस्थायी मतलब सतही बदलाव कह सकते हैं। इसमें पदार्थ का रूप बदल सकता है लेकिन उसकी पहचान नहीं बदलती। जैसे पानी का बर्फ बनना या भाप बनना। हाँ, बिल्कुल। तीनों हालतों में वो है तो H2O ही। आप बर्फ को पिघलाकर वापस पानी बना सकते हैं और भाप को ठंडा करके भी। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और दूसरा है रासायनिक बदलाव। ये एक स्थायी और गहरा बदलाव है। इसमें पदार्थ की मूल आणविक संरचना ही बदल जाती है और कुछ बिल्कुल नया बन जाता है। जैसे दूध से दही बनना। एकदम सही। दही के गुण दूध से बिल्कुल अलग हैं और आप किसी भी तरह दही से वापस दूध नहीं बना सकते। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जी। ये तो बहुत साफ है, लेकिन क्या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां ये दोनों बदलाव एक साथ होते हैं? जैसे मेरे मन में मोमबत्ती का जलना आ रहा है। अच्छा उदाहरण है। जब मोमबत्ती जलती है तो उसका मोम पिघलता है। हाँ। जो ठोस से तरल बन रहा है। ये तो एक भौतिक बदलाव हुआ। लेकिन साथ ही उसकी बत्ती जल रही है, धुआं और रोशनी पैदा हो रही है, वो तो रासायनिक बदलाव लगता है। तो क्या एक ही प्रक्रिया में दोनों हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा। मोमबत्ती का जलना इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। मोम का पिघलना एक शुद्ध भौतिक बदलाव है क्योंकि पिघला हुआ मोम ठंडा होकर वापस ठोस मोम बन जाएगा। ठीक है। लेकिन जो पिघला हुआ मोम बत्ती के जरिए ऊपर चढ़कर जलता है वो एक रासायनिक बदलाव है। वहां मोम के हाइड्रोकार्बन्स हवा के ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप, गर्मी और प्रकाश पैदा कर रहे हैं। तो एक नया पदार्थ बन रहा है। बिल्कुल। तो एक ही घटना में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। यही केमिस्ट्री की खूबसूरती है। ये समझना कि कोई चीज सिर्फ अपना रूप बदल रही है या पूरी तरह से कुछ नया बन रही है, हमें उस दौर में ले जाता है जब वैज्ञानिक पहली बार ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये बदलाव होते कैसे हैं। हाँ? यहीं से आधुनिक रसायन विज्ञान की कहानी शुरू होती है। कौन थे वो लोग जिन्होंने इस अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोले? इस कहानी में कई बड़े नाम हैं, लेकिन आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लवोसिये को माना जाता है। लवोसिये? हाँ, और इसकी एक खास वजह है। लवोसिये से पहले केमिस्ट्री काफी हद तक अटकलों और अंदाजों पर आधारित थी। अच्छा। लेकिन लवोसिये ने पहली बार केमिस्ट्री में नाप तौल की सटीकता को स्थापित किया। उन्होंने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया जिसे आज हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? इसका आसान मतलब ये है कि किसी भी बंद सिस्टम में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। बस, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। जैसे अगर आप 10 ग्राम लकड़ी को जलाते हैं और उससे 3 ग्राम राख बचती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 ग्राम पदार्थ नष्ट हो गया। नहीं। इसका मतलब है कि वो 7 ग्राम पदार्थ गैस और धुएं के रूप में हवा में चला गया। अगर आप उस गैस और धुएं को भी तौल पाते तो कुल द्रव्यमान अब भी 10 ग्राम ही होता। इसी एक सिद्धांत ने केमिस्ट्री को अटकलों से निकालकर एक सटीक विज्ञान बना दिया। हाँ, अब हर केमिकल रिएक्शन को एक तराजू पर तौला जा सकता था। ये तो सच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और अगर हम वैश्विक पटल से हटकर भारत की बात करें तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने रसायन विज्ञान की नींव रखी, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। हाँ, आचार्य पीसी राय को भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है। अच्छा, वो एक दूरदर्शी उद्यमी, एक समर्पित शिक्षक और एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने सिर्फ लैब में बैठ के रिसर्च नहीं की, बल्कि उस ज्ञान को जमीन पर उतारा। कैसे? उन्होंने 1892 में अपने घर पर सिर्फ 700 रुपए की पूंजी से एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की। और वो कंपनी आगे चल के भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है जो आज के समय से जुड़ता है। वो क्या है? यही वो कंपनी है जो मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का भारत में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक थी। आपको याद होगा, कोविड महामारी की शुरुआत में इस दवा की मांग पूरी दुनिया में अचानक आसमान छू गई थी। हाँ, मुझे याद है, उस वक्त पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी इस दवा के लिए। ये जानना वाकई हैरान करने वाला है कि जिस दवा की चर्चा उस वैश्विक संकट में हो रही थी, उसकी जड़ें आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के उस छोटे से प्रयास में हैं।
जो उन्होंने 100 साल से भी पहले किया था। और यहीं पे हमें एक गहरा सबक मिलता है। क्या? ये बात सोचने वाली है कि विज्ञान सिर्फ लैब में होने वाला काम नहीं है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने 100 साल पहले जो आत्मनिर्भर भारत का सपना एक केमिकल कंपनी के रूप में देखा था, उसी की बदौलत भारत एक वैश्विक महामारी के दौरान दुनिया की फार्मेसी बनकर खड़ा हो पाया। ये विज्ञान के सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व का सीधा सबूत है। जी, उन्होंने विज्ञान को समाज की जरूरतें पूरी करने का एक माध्यम बनाया। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री कोई दूर का या किताबी विषय नहीं है। ये असल में पदार्थ की कहानी है। वो कैसे बनता है, कैसे व्यवहार करता है और कैसे बदलता है। हाँ, ये वो अदृश्य भाषा है जिसमें हमारे ब्रह्मांड के नियम लिखे गए हैं, हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं से लेकर दूर किसी तारे में होने वाले धमाकों तक। ये हमें दुनिया को देखने का एक नया चश्मा देता है। अब जब आप खाना बनाएंगी तो आप सिर्फ सब्जियां नहीं काट रही होंगी, आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अणुओं की संरचना को बदल रहे होंगे। बिल्कुल। जब आप किसी जंग लगी चीज को देखेंगी तो आपको सिर्फ एक पुरानी कील नहीं बल्कि ऑक्सीकरण की एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया दिखेगी। ये दुनिया को सिर्फ चीजों के संग्रह के रूप में नहीं बल्कि प्रक्रियाओं के एक जाल के रूप में देखने का नजरिया है। हाँ, तो आज के लिए सोचने वाला सवाल ये है, आपके दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसी कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके बिना आपका जीवन संभव नहीं होता? क्या वो आपके सुबह की चाय या कॉफी में मौजूद कैफीन का आपके दिमाग पर असर है, आपकी गाड़ी के इंजन में पेट्रोल का जलना है या रात में आपके भोजन का पचना है? हमारी दुनिया एक बहुत बड़ी जीती जागती प्रयोगशाला है और हम सब उसके हिस्से हैं।